1740 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूदगी बढ़ने लगी थी। जी। फिर 1751 में डुप्लेक्स के आने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वो होड़ तेज हुई। हाँ, वो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। बिल्कुल। कंपनी ने आरकोट पर कब्जा करके दिखाया कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक खिलाड़ी भी बनना चाहती है। और फिर आया 1757 प्लासी का युद्ध। हाँ, प्लासी। इसके बाद तो कंपनी बंगाल के नवाब के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये वो दौर था जब कंपनी बराबरी का दावा ठोक रही थी, है ना? हाँ, और 1765 एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी, हाँ। मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, इसने कंपनी को उस इलाके में असली राजनीतिक ताकत बना दिया। अच्छा। यहीं से रियासतों के साथ उनके रिश्ते का समीकरण बदलना शुरू हुआ। अब वो सिर्फ बराबर के खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक उभरती हुई अहम सर्वोच्च शक्ति थे। अच्छा, तो बराबरी के दावे से सत्ता की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम था। इसके बाद आए रिंग फेंस की नीति, लगभग 1765 से 1813 तक। जी, रिंग फेंस। सुनने में तो ये सुरक्षा जैसा लगता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों और मैसूर से जो लड़ाइयां लड़ी वो इसी नीति का हिस्सा थी। और हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली के मशहूर सहायक संधि, बिल्कुल। इसका क्या मतलब था असल में? ये सब्सिडियरी अलायंस। देखिए, रिंग फेंस का फंडा बड़ा सीधा था। अपने इलाके को बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों को एक तरह की दीवार या बफर जोन बना लो। अगर कोई हमला करे तो पहले वो पड़ोसी राज्यों से झेले। वेलेस्ली की सहायक संधि इसी सोच का अगला और ज्यादा कारगर कदम था। अच्छा, कैसे? इसके तहत रियासतें अपनी विदेश नीति और सेना रखने का अधिकार खो देती थीं। उन्हें ब्रिटिश सेना अपनी सुरक्षा के लिए रखनी पड़ती थी, जिसका खर्चा भी वही उठाती थी। नतीजा, वो पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर हो गई। उनकी बाहरी दुनिया से मतलब डोरी कट गई। बाप रे। ये निर्भरता बनाने की एक सोची समझी, आप कह सकते हैं, बेहद कामयाब रणनीति थी। यानी सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह निर्भर बना देना। इसके बाद तो शिकंजा और कसता गया होगा। बिल्कुल। अगला दौर बताया जाता है अधीनस्थ अलगाव की नीति का, करीब 1813 से 1857 तक। इसमें क्या बदला? इसमें रियासतों ने अपनी बाहरी संप्रभुता तो पूरी तरह गंवाई दी। अच्छा। मतलब वे किसी और विदेशी ताकत से या आपस में कोई संबंध नहीं रख सकती थी। हाँ, अंदरूनी मामलों में कहने को उनकी हुकूमत थी। लेकिन अब ब्रिटिश रेजिडेंट की भूमिका बदल गई थी। वो सिर्फ एक राजदूत नहीं रहा, बल्कि रियासत के दरबार में ब्रिटिश सरकार का एक अहम नियंत्रक अधिकारी बन गया। ओहो, कंट्रोलर। हाँ, वो अंदरूनी मामलों में भी दखल देने लगा। और इस नीति का चरम था लॉर्ड डलहौजी का दौर। डलहौजी, जब उसने लैप्स की नीति और कुशासन के बहाने 8 राज्यों को सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया। ये सीधा संदेश था, ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च है और वो किसी भी राज्य को खत्म कर सकती है। डलहौजी की हड़प नीति, ये तो इतिहास में काफी बदनाम है। तो क्या रियासतों ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध तो हुआ, और 1857 का विद्रोह इसी बढ़ती बेचैनी और असंतोष का नतीजा था। हाँ, 1857 की क्रांति। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला दिया। उन्हें समझ आया कि सीधे विलय करने की नीति मतलब खतरनाक हो सकती है। इसी के बाद 1858 में शासन कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के पास चला गया, और यहीं से शुरू हुई अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ, ये 1857 से 1935 तक चली। जी, 1857 1935। अच्छा, तो 1857 के बाद रणनीति बदली। अब विलय की जगह अधीनस्थ संघ बनाया गया। इसका क्या मतलब था? मुगल बादशाह का वो नाम मात्र का अधिकार भी खत्म हो गया था ना? हाँ, बिल्कुल। अब ब्रिटिश क्राउन ही भारत की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति थी, जिसे पैरामाउंसी कहा गया। पैरामाउंसी, हाँ। अब किसी भी रियासत में उत्तराधिकार के लिए क्राउन की मंजूरी जरूरी हो गई। विलय की नीति वो बंद कर दी गई, लेकिन रियासतों पर नियंत्रण और मजबूत हो गया। मतलब अब मिलाएंगे नहीं, लेकिन कंट्रोल पूरा रखेंगे। सही। लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरॉय तो राजकुमारों को सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े ढांचे में गवर्नर जनरल के सहायक के तौर पर देखते थे, एक तरह से शाही नौकरशाह। अच्छा, और फिर 1921 में नरेंद्र मंडल यानी चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी बना। क्या इससे राजकुमारों को कुछ ताकत मिली? कहने को यह राजकुमारों का एक मंच था, लेकिन यह सिर्फ एक सलाहकार संस्था थी। इसके पास कोई असली शक्ति नहीं थी, सिर्फ एडवाइजरी। हाँ, नहीं ये रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकती थी। दिलचस्प बात यह थी कि इसमें भी सभी रियासतों को बराबर का दर्जा नहीं था।
ऐसा क्यों? कुछ को सीधा प्रतिनिधित्व मिला, कुछ को प्रतिनिधियों के जरिए, और बहुत सी छोटी रियासतें तो सिर्फ जागीर मानी गई। ओह, फिर 1927 में बटलर कमेटी बनी। ये क्यों बनी थी? हाँ, बटलर कमेटी ये जांचने के लिए कि रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच ये पैरामाउंट या सर्वोपरिता का रिश्ता आखिर है क्या। अच्छा, तो इसने क्या कहा? बटलर कमेटी ने दो बड़ी बातें कही। पहली कि पैरामाउंट सर्वोच्च रहेगी और इसे मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये जरूरत के हिसाब से बदलती रहेगी। मतलब अंग्रेज तय करेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश क्राउन के अधिकार असीमित थे और उन्हें किसी संधि या कानून से बांधा नहीं जा सकता था। ये रियासतों के लिए एक बहुत ही, आप कहिए, अनिश्चित और कमजोर स्थिति थी। और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण थी। कमेटी ने कहा कि रियासतों को उनकी मर्जी के बिना भविष्य में बनने वाली किसी ऐसी भारतीय सरकार को नहीं सौंपा जाएगा जो ब्रिटिश संसद के बजाय भारतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह हो। अरे, इसने एक तरह से रियासतों को भविष्य के भारत में शामिल होने या न होने पर मतलब वीटो पावर जैसा दे दिया। हाँ, आप कह सकते हैं। इसने आगे चलकर चीजों को और उलझा दिया। ये तो बड़ी बात थी। यानी आजादी के समय ये रियासतें कह सकती थी कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। खैर, इसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक समान संघ बनाने की कोशिश हुई। हाँ, फेडरेशन का प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें साथ हों। लेकिन इसे नॉन स्टार्टर कहा गया, मतलब ये योजना शुरू ही नहीं हो पाई। हाँ, वो संघीय योजना कभी लागू नहीं हुई। रियासतें शायद अपनी स्वायत्ता को लेकर चिंतित थीं और संघ में शामिल होने की शर्तें उन्हें मंजूर नहीं थीं। इस विफलता का असर ये हुआ कि जब भारत की आजादी का वक्त आया तो रियासतों के भविष्य का सवाल और भी ज्यादा मतलब उलझ गया। और फिर आया आजादी का दौर। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, माहौल बदल रहा था। जी। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, एटली की घोषणा, कई प्रयास हुए। आखिरकार आजादी मिली, लेकिन साथ ही बंटवारा भी। हाँ, विभाजन। अब इन 550 से ज्यादा रियासतों का क्या होगा? यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल। अंतरिम सरकार में सरदार पटेल राज्य मंत्रालय के प्रमुख बने और उनके सचिव थे वीपी मेनन। हाँ, वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल काम को अंजाम दिया। उन्होंने एक तरफ तो राजाओं की देशभक्ति को जगाया, उन्हें समझाया कि भारत के साथ जुड़ने में ही उनका और उनकी प्रजा का भविष्य सुरक्षित है। दूसरी तरफ उन्होंने कूटनीति और जहां जरूरी हुआ वहां दबाव का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 3 विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर अधिकार मांगा। अच्छा, सिर्फ 3? हाँ, ताकि राजाओं को शामिल होने में हिचकिचाहट कम हो। ये एक बेहद व्यवहारिक और दूरदर्शी रणनीति थी। और इसका नतीजा भी निकला। 15 अगस्त 1947 तक करीब 136 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। हाँ, बड़ी संख्या थी ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतें अभी भी बाहर थीं या मतलब हिचकिचा रही थीं। हाँ, यहीं पर असली चुनौती सामने आई। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू थी और भारत में रहना चाहती थी। अच्छा। हैदराबाद का निजाम तो आजाद रहना चाहता था, अपनी अलग सल्तनत। उसने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब यथास्थिति बनाए रखने का समझौता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा फिलहाल। ओह। और कश्मीर? और कश्मीर का मामला तो सबसे पेचीदा था। हिंदू राजा, मुस्लिम बहुल आबादी और राजा की इच्छा किसी भी देश में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने की। इन तीनों मामलों ने तो वाकई मुश्किल खड़ी कर दी होगी। इन्हें कैसे हल किया गया? हर मामले में अलग तरीका अपनाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। अच्छा, प्लेबिसाइट। हाँ। हैदराबाद में भारत को आखिरकार पुलिस एक्शन लेना पड़ा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो, हाँ। और सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर के महाराजा ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलियों के हमले के बाद भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत किए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन। जी। कश्मीर की विशेष स्थिति को बाद में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मान्यता दी गई, जिसने उसे अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा स्वायत्ता दी। ये तीनों उदाहरण दिखाते हैं कि एकीकरण की राह कितनी
मतलब ऊबड़ खावड़ थी। तो ज्यादातर रियासतें विलय पत्र पर दस्तखत करके शामिल हो गईं, कुछ में थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन सिर्फ कागज पर शामिल होना काफी नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इन सैकड़ों अलग अलग आकार, प्रशासन और कानूनों वाली रियासतों को एक साथ लाकर एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे बनाया गया, ये तो अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम रहा होगा। बिल्कुल। ये एकीकरण का दूसरा और शायद ज्यादा जटिल चरण था, प्रशासनिक और संवैधानिक एकीकरण। इसके लिए कई तरीके अपनाए गए। जैसे कि पहला, बहुत सी छोटी छोटी रियासतों, करीब 216 थी, को पास के बड़े प्रांतों में मिला दिया गया। ये प्रांत पार्ट ए राज्य कहलाए। पार्ट ए, ये कौन से थे? ये वो प्रांत थे जो पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतें मध्य प्रांत और उड़ीसा में मिल गईं। गुजरात की रियासतें बॉम्बे प्रांत में। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा, कुछ रियासतों, करीब 61 को उनके रणनीतिक महत्व या खास हालात की वजह से सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखा गया। ये पार्ट सी राज्य बने। पार्ट सी मतलब सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। हाँ, जैसे हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, भोपाल। ठीक है। और तीसरा? तीसरा, कुछ मिलती जुलती रियासतों को मिलाकर बड़े संघ बनाए गए। ऐसे 5 बड़े संघ बने। संघ मतलब यूनियन? हाँ, राज्यों की यूनियन, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ काठियावाड़, जिसे सौराष्ट्र कहा गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पेप्सू। पेप्सू, हाँ सुना है। राजस्थान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर कोचीन, जो बाद में केरला बना, यह पार्ट बी राज्य कहलाए। इनमें राज प्रमुख होते थे, जो अक्सर उन्हीं रियासतों के पूर्व शासक होते थे। अच्छा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी राज्य, ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लगता है इतनी सारी अलग अलग इकाइयों को संभालने का। हाँ, ये वर्गीकरण 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम तक चला। ये दर्शाता है कि भारत ने किस तरह कूटनीति, दबाव और प्रशासनिक सूझबूझ का इस्तेमाल करके इन सैकड़ों विविध रियासतों को, हाँ, जिनकी अपनी अलग पहचान और इतिहास था, सफलतापूर्वक एक राष्ट्र के प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे में पिरोया। वाकई। ये सरदार पटेल और उनकी टीम की एक असाधारण उपलब्धि थी। तो ये थी कहानी भारतीय रियासतों के एकीकरण की। कैसे ब्रिटिश नीतियों ने धीरे धीरे उन पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, सहायक संधि से लेकर अधीनस्थ संघ तक, और फिर कैसे स्वतंत्रता के बाद एक नए राष्ट्र के निर्माण के जज्बे के साथ जी, कूटनीति और दृढ़ संकल्प के जरिए इन सैकड़ों रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। वाकई एक जटिल, उतार चढ़ाव भरी, लेकिन अंततः सफल यात्रा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अलग अलग नीतियां बनी, कैसे महत्वपूर्ण मोड़ आए और आखिरकार एकीकरण कैसे संभव हुआ। लेकिन ये कहानी हमें एक और सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? कि इन विलयों का उन रियासतों की आम जनता, उनकी सदियों पुरानी स्थानीय संस्कृतियों और उनकी विशिष्ट पहचानों पर लंबे समय में क्या असर पड़ा होगा। ये सोचने वाली बात है। क्या एक बड़े राष्ट्र में घुल-मिल जाने के बाद भी वो क्षेत्रीय रंग और पहचानें जो इन रियासतों की खासियत थी, किसी रूप में बची रहीं या समय के साथ मतलब धुंधली पड़ गईं? सही कहा। ये एक ऐसा पहलू जिस पर और गौर किया जा सकता है, जो इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के मानवीय आयाम को समझने में मदद करेगा।